विद्यार्थियों, सॉल्यूशन इकाई के अंतर्गत पिछले वीडियोज में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियों के विषय में सीखे हैं। आज हम सांद्रता संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों का हल करने का अभ्यास करेंगे। जैसे प्रथम प्रश्न है, सामने देखिए 60% यानी 60% यूरिया भारानुसार यानी भार के अनुसार 60% यूरिया विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो मोल प्रभाज की गणना करनी है और 60% यूरिया है भारानुसार। तो 60% यूरिया का अर्थ आप समझते हैं कि 60% यूरिया का अर्थ है कि यदि 100 ग्राम यूरिया विलयन है तो उसमें 60 ग्राम यूरिया और शेष जल होगा। तो 60% यूरिया में यूरिया का द्रव्यमान 60 ग्राम और इसी अनुसार जल का द्रव्यमान 100 - 60 यानी 40 ग्राम। तो इस तरह से 60% यूरिया विलयन में 40 ग्राम जल और 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यहाँ पर हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अतः मोल प्रभाज ज्ञात करने से पहले यूरिया और जल का अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स मोल संख्या में ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स, यूरिया का n नंबर ऑफ मोल बराबर यूरिया का द्रव्यमान यानी 60 ग्राम और बटे यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 होता है, अतः 60 5 यानी 1। तो इस तरह से यूरिया विलयन में यूरिया के मोलों की संख्या 1 और इसी प्रकार हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जल का मोल संख्या n डैश कर सकते हैं बराबर जल का द्रव्यमान यानी 40 ग्राम और बटे जल का अणुभार यानी 18। जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। यदि से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 2.22 मोल आएगा। इसके बाद मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो यूरिया का मोल प्रभाज यदि इसे x यूरिया से यदि दर्शाएं तो यूरिया बराबर हो जाएगा यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स यानी n और बटे विलयन का कुल मोल यानी जल और यूरिया दोनों के मोल संख्या यानी n प्लस n डैश बराबर यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स 1/n1 और प्लस n डैश यानी 2.22। इस तरह से 1/3.22 और यदि इसे हम हल करेंगे तो ये 0.31 के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से यूरिया के मोलों की संख्या 0.31 होगी। यूरिया का मोल अंश, यूरिया का मोल अंश। इसी अनुसार यदि जल का भी यदि हम मोल अंश ज्ञात करें तो x जल यानी जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या यानी n डैश अपान n यानी यूरिया का मोल और प्लस जल का मोल संख्या n डैश और ये 2.22 अपान 1 प्लस 2.22 यानी 2.22 अपान 3.22। और इस तरह से यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका मान 0.69 के अंतर्गत यह ज्ञात होगा। और इस तरह से
जल और यूरिया के मूल अंश की हम गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत यूरिया में यूरिया और जल के द्रव्यमान, और उसके बाद द्रव्यमान से हम इसके अलग अलग मोल ज्ञात कर लेंगे, और नंबर ऑफ मोल ज्ञात करने के बाद प्रत्येक का हम मूल अंश या मूल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, शुद्ध जल में जल की मोलरता ज्ञात करें या जल की मोलरता की गणना करें। तो जल की मोलरता यानी से अर्थ है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल प्रति लीटर सॉल्यूशन में। तो इस तरह से यदि प्रति लीटर यदि हम शुद्ध जल लेते हैं या 1 लीटर शुद्ध जल लेते हैं, तो शुद्ध जल यानी जल का घनत्व जो है 1 होता है। और इस तरह से यदि 1 लीटर जल होगा तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान क्या होगा, हम देख सकते हैं कि 1000 यानी 1 लीटर जल बराबर 1000 या 1000 ml। और चूंकि घनत्व 1 है, इसलिए इसका द्रव्यमान यानी 1 लीटर जल का द्रव्यमान m/v यानी d बराबर m/v या m बराबर d इंटू v, और v की जगह पर 1 यानी 1000 और d की जगह पर 1। तो इस तरह से 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा 1000 ग्राम के अंतर्गत होगा, यानी 1 लीटर जल बराबर 1000 ग्राम जल। तो इस तरह से जल की मोलरता क्या होगी, यानी जल की मोलरता बराबर जल का द्रव्यमान, यानी 1 लीटर जल है तो उसका द्रव्यमान 1000 अपान जल का यौन भार। हम जानते हैं जल का यौन भार या मोलर द्रव्यमान 18 होता है। तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1000 ग्राम और बटे जल का मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा जल का नंबर ऑफ मोल और इनटू प्रति लीटर यानी 1 लीटर। तो इस तरह से जल की मोलरता हो जाएगा आपका 55.55। प्राय ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जल की मोलरता होती है। तो हमें याद रखना होगा कि जल की मोलरता से अर्थ है शुद्ध जल की मोलरता, और शुद्ध जल की मोलरता 55.55 के अंतर्गत होता है। तो इस तरह से हम जल की मोलरता की गणना कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध जल का घनत्व 1 होता है। और इस तरह से यदि 1 ml जल होगा तो 1 ग्राम, और इसी अनुसार यदि 1 लीटर जल होगा तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम हो जाएगा। और इस तरह से 1000 ml कहिए या 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या यानी 1000/18। तो इस तरह से 55.55 जल की मोलरता होती है। फिर इसके बाद अगला हम उदाहरण लेते हैं। अगला यानी नेक्स्ट उदाहरण है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना है H2SO4 विलयन, जिसका आपेक्षिक घनत्व 1.787 ग्राम प्रति मिली है के नमूने की बोतल पर, एक नमूना बाटिल है, इस बोतल पर 86% लिखा है। इसका अर्थ है कि 86% H2SO4 बाटिल है। H2SO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। तो ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करने से पहले चूंकि हमारे पास इसका घनत्व दिया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि D यानी घनत्व बराबर m/v मात्रा बटे आयतन। तो घनत्व दिया हुआ है 1.787 और ये बराबर चूंकि 86% है, यानी 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान होगा। तो 100/v कितना होगा हमें ज्ञात करना होगा, क्यों कि प्रति लीटर। तो v यानी 1 ml का कितना
1 ml यानी आयतन हमारा क्या होगा, इस तरह से यदि V का मान ज्ञात करें तो V बराबर हमारा V बराबर 100/1.787 और यदि इसे हम हल करते हैं तो 55.96 आएगा। तो इस तरह से इतना ml हो जाएगा, यानी इसका 100 ग्राम H2SO4 नमूना का जो आयतन होगा यह 55.96 होगा और इसमें प्रश्नानुसार 100 ग्राम यदि नमूना है H2SO4 तो इसमें H2SO4 की मात्रा H2SO4 86 ग्राम होगा, क्योंकि 86% बॉटल पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि 55.96 ml बराबर 100 ग्राम विलयन, ये दर्शाता है 86 ग्राम H2SO4 को। यानी चूंकि 55.96 ml मिली H2SO4 या नमूना हम 100 ग्राम कर सकते हैं में 86 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो चूंकि ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है तो इतना ml में इतना ग्राम, तो इसलिए 1000 ml या 1 लीटर में कितना H2SO4 होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं 86/55.96 और जिसे आप हम हल करेंगे तो इसका मान, यदि इसे हल करते हैं तो इसका मान 15 यानी 1536.8 ग्राम आएगा। तो इस तरह से प्रति लीटर में इतना ग्राम है, तो इस तरह से इसका यानी H2SO4 नमूने की जो सांद्रता हो जाएगी ग्राम प्रति लीटर में बराबर 1536.8 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से यदि प्रतिशत में दिया हुआ है, अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है, हम सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि घनत्व दिया हुआ है तो घनत्व से हम आयतन ज्ञात कर लेंगे कि इतना आयतन होगा 100 ग्राम H2SO4 नमूने का, और चूंकि वो इतने आयतन में इतना ग्राम H2SO4 है तो इसलिए 1 लीटर या 1000 ml में कितना होगा, इस तरह से हम इसकी सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 72 ग्राम यानी 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथेनॉल C2H5OH के विलयन में जल और एथेनॉल के मोल प्रभाज की गणना करें। तो इनके मोल प्रभाज की गणना करनी है। एक तरह से यह जो है सबसे सरल प्रश्न है। यदि आप मोल प्रभाज का सूत्र या मोल प्रभाज के विषय में जानते हैं तो इसे सहजता से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जल का मोल ज्ञात करेंगे। तो जल का मोल बराबर 70 जल का द्रव्यमान यानी 72 ग्राम और बटे जल का यौन भार यानी 18। तो इस तरह से 18/72 यानी 4। और इस तरह से इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स, इथेनॉल का मोल संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। इथेनॉल का द्रव्यमान यानी 92। और यदि इथेनॉल का हम अणु भार देखें तो इसका अणु भार 46 होता है।
तो 46 यानी इथेनॉल का अणु भार, और ये बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से जल का नंबर ऑफ मोल्स, इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स हम अलग अलग ज्ञात कर लिए। इसके बाद जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव बराबर जल का नंबर ऑफ मोल्स, जल का मोल संख्या बटे बिलियन का मोल, यानी जल का मोल प्लस इथेनॉल का मोल। और इस तरह से जल के मोल की संख्या यानी 4/4 + 2 यानी 4/6, और यदि इसे हल करेंगे तो 0.66 के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह से इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल की संख्या के द्वारा इथेनॉल का मोल प्रभाव, इथेनॉल का मोल प्रभाव बराबर इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स यानी 2/4 + 2 यानी 2/6, और इसे यदि हल करेंगे तो ये दशमलव यानी 0.20 हो जाएगा। 36 18 यानी 0.33 के अंतर्गत आएगा। और इस तरह से चूंकि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव का योग एक के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं जल का मोल प्रभाव 0.66 और इथेनॉल का मोल प्रभाव 0.33, यदि योग करेंगे तो ये 0.99 के अंतर्गत आएगा, जिसे हम एक के अंतर्गत मान सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जल और इथेनॉल का मोल प्रभाव हम ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद अगले वीडियोस में भी कुछ विशिष्ट प्रश्नों का हम हल करने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।